हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो इस डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने से पहले हम इससे पहले वाला जो चैप्टर है जिसका नाम मैट्रिसेस है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दोबारा समझेंगे। तो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जितने भी मैट्रिसेस पढ़े थे हमने वो दो तरह के मैट्रिसेस थे, या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस थे या फिर स्क्वायर मैट्रिसेस थे। तो यहाँ हम जो डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं चैप्टर, तो इसमें हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर था उसमें हमने एक तरह के क्वेश्चन पढ़े थे और वो क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम वाले। उन वर्ड प्रॉब्लम से हमने दो मैट्रिसेस बनाए थे। दो मैट्रिसेस बनाने के बाद में उनका प्रोडक्ट किया था। प्रोडक्ट करने के बाद में उनको हमने कंपेयर किया था थर्ड वाले मैट्रिक्स से। उसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो उसी की हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसीडर पेयर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने क्या किया, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने 10th क्लास से एक टॉपिक उठाया है और जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें मालूम है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरह के हमारे पास ये सिस्टम हुआ करता था, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। सॉरी। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स जो रिलेटेड है वो है मैट्रिसेस से। तो हम मैट्रिसेस वाली फॉर्म इनकी हेल्प से बनाएंगे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया था। तो मैट्रिसेस वाली फॉर्म बनाने के लिए हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमने इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था मेन वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, और इधर ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको हम एक मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल का एक अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका अलग मैट्रिक्स बना लेंगे, और ये जो कोफिशिएंट्स है x और y के इसका एक अलग से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होगा, a1 b1 a2 b2, इधर x y, और ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा c2। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसके साथ में कंपैरिजन करते हैं तो हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो इसके साथ में कंपैरिजन करते हैं तो हमें दूसरा वाला इक्वेशन मिल जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये a1x प्लस b1y ये मिल जाएगा हमें, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो a2x प्लस b2y ये मिलेगा, और ये हो जाएगा c1 और ये c2। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस हैं 2/2, इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 का है, ये भी 2/1 का है, तो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के प्रोडक्ट से और इसके कंपैरिजन के साथ में हमें ये मिल जाता है, तो इसका मतलब ये होगा इससे भी हमें ये फॉर्म मिल सकती है। यानी इस फॉर्म को हमने मैट्रिसेस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। मैं समझता हूँ अब टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे के बारे में। हमने एक बात पढ़ी थी 10th क्लास में, तो वो ये थी, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है जिसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, और उसमें 3 कंडीशंस दे रखी थी। पहली कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन, दूसरी कंडीशन थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरी कंडीशन थी नो सॉल्यूशन वाली।
अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है इससे, जो कि वेरिएबल्स इसमें दे रखे हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन लेनी होती थी यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन कब होता था आपको ये भी ध्यान होगा। तो उसके लिए कंडीशन थी फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, यानी x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो, y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आने चाहिए, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो A1 B2 नॉट इक्वल्स टू A2 B1, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि A1 B2 माइनस A2 B1 हमें जो मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर इतने पोर्शन को हम कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लें, A1 A2 A1 B1 और ये A2 B2 इस तरह से, तो हमें एक ये यूनिक वैल्यू देता है जो A1 B2 माइनस A2 B1 की फॉर्म में हमें मिलती है। तो ये जो यूनिक वैल्यू होती है वो हो सकता है कि रियल नंबर हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ये जो नंबर मिलता है ये इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट होती है, यानी उसको हम डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू कहते हैं। यानी मैट्रिक्स की जो यूनिक वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, चलो यहीं रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा A1 B1 A2 B2, या फिर इसको डिटर्मिनेंट A से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर करेंगे हम डेल्टा से। इन सब का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ ये जो वैल्यू हमें मिलती है ये मिलती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और दोनों के बीच में हम नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये मिलेगा हमें A1 B2 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे या इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B1। तो हमें ये जो वैल्यू मिलती है इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। यानी इस ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है इससे रिलेटेड हमें एक यूनिक वैल्यू मिल रही है जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमने ये जो लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हमने ए कंसीडर किया है, यानी ए से डिनोट किया है, AIJ इस फॉर्म में होगा, ऑफ ऑर्डर n, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इक्वल होंगे, ऑफ ऑर्डर n। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, यानी हम इससे एक नंबर जोड़ सकते हैं, जोड़ने का मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं, कॉल्ड डिटर्मिनेंट, और उस नंबर को बोला जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू हमें मिलेगी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, वेयर AIJ ith एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये जो एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, A11 A12 A21 A22, इस तरह से हमें जो मिलेगा वो। इट इज़ डिनोटेड बाई, इस तरह से बोलेंगे इसको, यानी ये साइन लगाएंगे हम, उसके अंदर A लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट A बोला जाता है, मॉडुलस A नहीं बोला जाएगा, और डिटर्मिनेंट A इस तरह से, या फिर इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं एग्जाम्पल के बतौर। अगर हमारे पास ये ABCD, ये इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये 2x2 ऑर्डर का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करना है तो इसको डिटर्मिनेंट A या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म होगी, और इसकी जो डिटर्मिनेंट की जो यूनिक वैल्यू होगी उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से
समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए 2165, इस तरह से 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे करके लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ये हो जाएगा 2165। और हमने बताया था जब इसकी यूनिक वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और बीच में हम माइनस साइन लगा देंगे। तो 2 5 जा 10, माइनस 6 बन जा 6, यानी 10 - 6 = 4। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इस डायगोनल को हम प्राइमरी डायगोनल कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और ये जो डायगोनल होता है, हालांकि ये भी डायगोनल है लेकिन इसका जो नाम है वो सेकेंडरी डायगोनल है। तो सेकेंडरी डायगोनल का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू हमें ये मिल जाती है। मैं समझता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, जैसे कि 3 by 3 ऑर्डर का है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सॉरी, लेट A = 1 2 3 4 2 0 5 3 1। इस तरह से हमें 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक रियल नंबर जो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, एसोसिएटेड होगा, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हो सकता है वो रियल नंबर हो या हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 2 0 और 5 3 1। हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसके बाद जब भी किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हम एक्सपेंशन करते हैं किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग। तो यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी अनचेंज रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब एक्सपेंशन करने का तरीका क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 2 by 2 का जो ऑर्डर है उसको हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ चलो हम लिख लेते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हमने क्या किया, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि इसमें एक्सपेंड करने के तरीके कितने होंगे, 6 होंगे। किस तरह से, R1 के अलोंग, R2 के अलोंग और R3 के अलोंग, यानी किसी भी रो के अलोंग हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी 3 तरीके हो गए। और इधर C1 C2 C3 इसमें 3 कॉलम्स दे रखे हैं, तो तीनों कॉलम्स के अलोंग भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हमने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है। तो तरीका क्या होता है, मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ कि अगला जो टॉपिक आने वाला है इसी से रिलेटेड है। अब इसको एक्सपेंड करते कैसे हैं, उसके लिए कुछ साइन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे 3 by 3 ऑर्डर का हमें कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसको हमें एक्सपेंड करना है तो उसमें कुछ साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आगे हम बताएंगे। माइनर्स और जो कोफैक्टर्स वगैरह उससे रिलेटेड टर्म्स हैं, तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हमें इनका साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पर कौन सा वाला साइन आता है। क्योंकि यहाँ पर हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 ये है, तो पहले प्लस साइन आएगा, फिर माइनस साइन आएगा और उसके साथ में फिर प्लस साइन आएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले तरीका क्या रहेगा, हम R1 के अलोंग कर रहे हैं तो R1 में पहले A11 फिर A12 और फिर A13 ये वाले एलिमेंट्स इसके साथ में आएंगे और इनसे करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे 2x2 ऑर्डर के वो भी लेंगे। जैसे हम R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो A11 है, यानी जिसे हम 1 कहेंगे। उसके बाद में 1 के अलावा जैसे हम 1 लिखते हैं तो ये A11 है, तो यहीं से हम देखते हैं A11 तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी दोनों को हम डिलीट कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, एक ही बात है। यानी ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये वाला पोर्शन। तो इसके साथ में 1 के साथ लिखेंगे 2 0 3 1, ये लिख लिया। इसके बाद बात करते हैं इस वाले की, क्योंकि हम R1 के अलोंग कर रहे हैं तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो हम लेते हैं 2 यानी A12, लेकिन हमें ध्यान है साइन जो हमें लेना है वो माइनस का लेना है। पहले प्लस ले चुके हैं, अब माइनस लेंगे। हमने माइनस यहाँ लगा लिया, ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद में पहली रो और दूसरा कॉलम इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो पहली रो और दूसरा कॉलम यानी ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 0 5 1 4 0 5 1, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं A13 के लिए। तो A13 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे। तो यहाँ ये वाला 3 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 2 5 3 4 2 5 3। और इसको सॉल्व करने का तरीका हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 2 बन जा 2, माइनस 3 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 4 बन जा 4, माइनस 0 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 4 3 जा 12, माइनस 5 2 जा 10। तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 बन जा 2, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 2 8, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमें ये जो मैट्रिक्स दे रखा था हमें 3/3 का, उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 0। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज 4.1।